फाउंडेशन बैच जहाँ तक हम लोग को स्टैट प्लस डीआई का प्रश्न है। यह भाग पेपर 1 का है। पेपर 1 जिसमें 1, 2, 3 पहला सेक्शन में हिस्ट्री हो गया। दूसरा सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स, और तीसरा सेक्शन में इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, 1, 2, 3। इसमें ये कंपलसरी है, ABCD ई क्या। फिर इसमें रहेगा 4 नंबर पोजीशन। इसमें भी वही बात, ABCD, फिर 5 नंबर, 6 नंबर। दो को क्वेश्चन इसमें रहेगा। 2 में से 1 का जवाब देना है, 2 में से 1 का जवाब देना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन रहेगा उसमें पोजीशन रहेगा 7, 8। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 में 1 का जवाब, 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 में 1 का जवाब। आगे बात समझ में? तो हम लोग को यहाँ पर इसको सोचना है, समझ गए? तो इसको अच्छा से हम लोग को करना पड़ेगा। अब इसका सिलेबस क्या हुआ? मेन रूप से अब डीआई पूछ रहा है। 48 52वीं तक कुछ स्टैटिक्स था, उससे पहले था, उसके बाद से प्योर लगभग डीआई ही पूछ रहा है। डीआई मीन्स हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण जो हम लोग करते हैं उसका कुछ बेसिस होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो क्या आधार होता है? तो विश्लेषण करने का आधार जो होता है, सामान्य जो जीएस का भाग है चूंकि, तो उसमें देखेंगे कि हम लोग परसेंटेज पहला विश्लेषण का आधार, रेशियो दूसरा विश्लेषण का आधार, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि तीसरा विश्लेषण का आधार, एवरेज चौथा विश्लेषण का आधार, मीन मीडियन मॉड ये एवरेज में ही आ जाता है। एवरेज मतलब मीन मीडियन मॉड। फिर हायर विश्लेषण में आ जाता है, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सामान्य विश्लेषण जीएस का इतना से काम हम लोग को होगा। फिर उसके बाद हायर विश्लेषण में आ जाता है, तो हायर विश्लेषण के लिए हम लोग को फिर मीन मीडियन मॉड लोअर विश्लेषण हो गया। हायर विश्लेषण में आ जाता है स्टैटिक्स का, जहाँ तक बात है तो उसमें आ जाता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, कोटाइल डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मोमेंट, स्कूनेस, कोटोसिस, वो सब पहले कई बार पूछा भी है। प्रोबेबिलिटी, व्यवसायिक के लिए विश्लेषण करना है तो टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर ये सब होता है, तो उस पर हम लोग को नहीं जाना है। तो ये जीएस का भाग हुआ। तो इसके लिए हम लोग को डीआई में टेबल यानी सारणी, डायग्राम, इसमें 2 पार्ट आ जाएगा, बार चार्ट और पाई चार्ट।
बार चार्ट और पाई चार्ट, यानी दंड चित्र और वृत्त चित्र। और तीसरा इधर सेक्शन होता है ग्राफ, यानी रेखा चित्र। ठीक है। टेबल सारणी हो गया। डायग्राम मतलब होता है चित्र। चित्र दो पार्ट में बट जाता है, बार चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है। अब हो गया। अब एक मोटा मोटी हम लोग अभी समझ लें कि क्या हुआ। टेबल द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम। इस तरह से यदि कहीं बटा हुआ मिलेगा तो इसको हम लोग खट से समझ जाएंगे कि ये सारणी हुआ। बताए अभी सरसरी तौर पर। दूसरा हो गया आपको बार चार्ट। बार चार्ट सिंपल बार रहेगा, इस तरह का चित्र देखेंगे, ये बार कहलाता है। इसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड ऐसा रहेगा। ये हो गया मल्टीपल। ये हो गया मल्टीपल। बीपीएससी में ज्यादा यही पूछा है कि दोनों को बांट के एक ही में दिखा देंगे तो इसका नाम ये हो गया मल्टीपल। बहुगुणी या बहुशाला, बहुगुणी या बहुशाला। इसी को बांट करके दिखा दिए तो ये नाम पड़ जाता है इसका सब डिवाइडेड। उप विभाजित दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उपविभाजित दंड चित्र। इसी को परसेंटेज में कर देंगे। परसेंटेज में जितना भी रहता है सबका ऊंचा समान हो जाता है। इसमें ऊंचाई अलग अलग होगा, इसमें सबका समान हो जाएगा, जैगो रहेगा। बंटवारा परसेंटेज के आधार पर होगा, इसमें हिस्सेदारी के आधार पर होगा, जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक सरसरी तौर पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, यानी प्रतिशत उपविभाजित दंड चित्र। ये चार गो इसमें पढ़ना है। ठीक है। अभी इसको एक नज़र देखना है कि तीसरा हो गया आपको पाई चार्ट। ऐसा आकृति मिलेगा जिसको कई भागों में बांटा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग खट से समझ जाएंगे कि ये पाई चार्ट। ठीक है। और चौथा जो हो गया ग्राफ, ऐसा हुआ जो जो ये हुआ वही चीज ये हुआ, एक ही का विशेषता है। तो एक उसको बोलेंगे हम लोग वन वेरिएबल ग्राफ। जो सरल दंड का मेन फंक्शन है ग्राफ में ऐसा होगा। दो दो को हो जाएगा जो मल्टीपल है, ये ग्राफ हो गया। तीन को भी हो सकता है, चार को भी हो सकता है।
बुक के ऊपर में भी देख रहे हैं। दोनों बुक को जब देखिएगा तो शॉर्ट में देखिए सिलेबस आपको पूरा उस पर नजर आ जाएगा। देखिए ग्राफ हो गया और पाई चार्ट हो गया, देख रहे हैं ना। दो क्वेश्चन लिखना है, इसको मिला दीजिए। देखिए बार और ग्राफ, दो क्वेश्चन हुआ, तो यही ना वो सिलेबस हुआ। दो क्वेश्चन लिखना है, बताए समझ में। दो क्वेश्चन को हम लोग को पकड़ना है। पहले जो था सो 4 में कोई दो, अभी जो 68वीं से हुआ 2 में 1, 2 में 1। ये जैसे 68वीं में देखिएगा तो 68वीं में ये एक 7 नंबर में, 68वीं में ये 7 नंबर में पूछा और ये 7 नंबर में पूछा, दोनों में से एक बनाना था। 8 नंबर में, 8 नंबर में दोनों में से एक बनाना था। बता के समझ में। पहले भी यही था, अब थोड़ा सा हुआ कि चारों का जानकारी होना चाहिए, जो हमको बेस्ट पकड़ होगा उसको बनाएंगे। पहले था कि कोई ग्राफे बढ़िया से कर लिए तो 2 क्वेश्चन ग्राफे से पूछ देता था, इस तरह से। अब इतना को जानने के लिए, इतना को जानने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बेस की जरूरत चाहिए, बेस। तो हम लोग अब आ जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जितना जल्दी हम लोग को ये बेस पढ़ लेंगे उसके बाद आपको खुद सवाल बनने लगेगा। 10 दिन 15 दिन लगता है बेस में, उसके बाद देखिएगा कि अब कोई भी सवाल आप खुद यहाँ पर बनाने लगेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें पहला टॉपिक हम लोग को आएगा परसेंटेज, प्रतिशत। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीए के लिए। दूसरा हो गया आपको रेशियो, अनुपात। तीसरा हो गया हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चौथा हो गया एवरेज, एवरेज औसत। पांचवा हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया। उत्पादन, उत्पादकता, क्षेत्र। ठीक है। लाभ हानि पर देखिएगा कि कई बार पूछा है क्वेश्चन, उसका भी क्वेश्चन बैंक का विश्लेषण करिएगा। तो पहली बार पूछा था 53 से 55 में, 56 से 59 में, 60 से 62 में, फिर उसके बाद आपको 66 में, 68 में। 5 बार लाभ हानि पर फुल क्वेश्चन पूछा है। उत्पादन उत्पादकता क्षेत्र से पहली बार पूछा था 56 से 59 में, एओ 15 में, बीपीएससी 65वीं में, बीपीएससी 66वीं में। इससे भी 4 बार फुल क्वेश्चन पूछा। ठीक है। तो उत्पादन उत्पादकता क्षेत्र एक टॉपिक हुआ। अब ये सब तो हर सवाले में रहेगा, ये जो दोनों चीज टॉपिक है ये तो हर सवाले में रहेगा। ऐसा कोई बार भी नहीं हो जो परसेंटेज नहीं पूछता है।
और समझ गए, अनुपात एगो नहीं पूछता है हर क्वेश्चन में ही लगभग लगभग। औसत, ये सब का काम बहुत ज़्यादा है। छठा हो गया प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, पॉपुलेशन, पर कैपिटा कंजम्पशन, नेशनल इनकम और पर कैपिटा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रोडक्शन का अर्थ हो गया उत्पादन। उत्पादन का कुछ हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं। जैसे कोई सामान बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ हिस्सा उसको बाहर भेजते हैं, और बाकी जो नहीं भेजते हैं तो आंतरिक मामलों में खपत होता है, चाहे देश में, राज्य में, जिला में, गांव में, जिस स्तर पर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ये हो गया खपत। इसी का दूसरा नाम उपभोग भी है, खपत या उपभोग। और ये जनसंख्या हो गया। प्रति व्यक्ति खपत या उपभोग, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अब सातवां हो जाएगा आपको शेयर। एक बार क्वेश्चन शेयर से भी पूछा है, शेयर और लाभांश। इसमें आपको सीडीपीओ 22 में इससे क्वेश्चन एक बार पूछा है। इससे टॉपिक से अभी बीपीएससी 67वीं में देखिएगा तो एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो इतना चीज जो हुआ हम लोग को, वैसे इतना पढ़ते पढ़ते सारा चीज इसमें हम लोग को पकड़ाना शुरू हो जाए, सारा बेसिक। तो अब हम लोग क्या करके फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे टेबल। डीआई यहाँ से शुरू होगा, जब इतना पढ़ लेंगे तब जा कर के टेबल होगा, फिर डायग्राम होगा यानी बार चार्ट, फिर होगा पाई चार्ट, फिर होगा तब ग्राफ। तब जा कर के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। समझ गए? तो ऐसे हम लोग का रूपरेखा होगा पढ़ने का। समझ गए? तो सिलेबस समझ में आ गया क्या है? अब ठीक है, अब यहाँ से एक नंबर, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज।
देखिए इसका चिन्ह हो गया आपको इस तरह से, ठीक है। दूसरा हुआ अर्थ, तो प्रति जोड़ सत, जब दो शब्द मिलता है तब बनता है प्रति सत। अर्थात प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत क्या हुआ, प्रत्येक 100 पर। जैसे @5%, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ, अर्थ कि प्रत्येक 100 रुपया पर 5 रुपया, चाहे टैक्स का बात हो, जीएसटी का बात हो, ठीक है, इंटरेस्ट का बात हो, ईटीसी का बात हो, देना होगा, देना होगा, ठीक है। समझ के बात। अब जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति की आय 18,000 रुपया है, वह टैक्स के रूप में 18% देता है, तो वह टैक्स कितना देता है, टैक्स कितना देता है। तो व्यक्ति की आय हो गया 18,000, जितना रहेगा बदलते रहेगा, ठीक है। टैक्स यानी कर का दर हो गया 18%, 5%, 2%, 9%, जो भी एक स्लैब होगा। इसलिए कर की देय राशि 18,000 का 18%, ऐसे 18,000 का 18%। अब देखिए 18,000, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे लगता है, परसेंटेज का जैसे चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, नीचे। अब दो शून्य से दो शून्य कैंसिल, और नहीं तो कैलकुलेटर से ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे, 18 18 324 पर 3 शून्य, अब भागा हो गया 100, कैलकुलेटर से कर देंगे तो 3240, यानी 3240 रुपया उसको। क्या बात समझ में। तो इस तरह से 5% होगा, 2% होगा, 10% होगा, 11% होगा, इस तरह से, ठीक है। तो प्रतिशत का चिन्ह हुआ, प्रतिशत का जो हो गया प्रति जोड़ शत, अर्थात प्रत्येक 100 पर। ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर दो गो इम्पोर्टेंट बात जो हल्का हल्का चीज ही 22 में 3-4 गो एग्जाम हुआ था, सीडीपीओ ऑडिटर ये सब में पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति को 20,000 रुपया का लाभ होता है, वह अपने सरकार को, अब इसका नाम हो सकता है राज्य या देश, है ना, सरकार का बात होगा तो ये ना होगा, या मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो भी उसी यही बात होगा कि अपने देश की सरकार को 35% कर यानी टैक्स देना होता है, तो उसका शुद्ध लाभ, ठीक है, लाभ तो है, शुद्ध लाभ तथा कर की राशि क्या है ना, तो ध्यान दीजिएगा पहले। जितना भी लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, तो अब हो गया 20,000, 2 लाख जो भी रहे, है ना, दो पार्ट में हो गया, एक अब इसका ही कर दे देगा यानी टैक्स दे देगा, और जो बचेगा वही क्या होगा, शुद्ध लाभ। लाभ तो ये हुआ ही, लाभ है में से ना टैक्स देगा, तो ये यदि 35% हो गया तो इसका शुद्ध लाभ क्या हुआ, तो अब 20,000 का 35%, 7,000, तो इसका 13,000 शुद्ध लाभ हुआ। 20,000 का 65%, बताए समझ में। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग को बन गया, लाभ बराबर कर प्लस शुद्ध लाभ। कर मालूम करना है तो लाभ में से शुद्ध लाभ को घटा देंगे, शुद्ध लाभ ही निकालना है, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, लाभ में से कर को घटाना है, लाभ में से कर को घटाना, तो ये हो गया आपको नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। तो लाभ दो पार्ट में बट जाता है, लाभ दो पार्ट में बट जाएगा, कर और शुद्ध लाभ। अब यहाँ पर दो बात को लॉजिकली ध्यान देना है, जैसे आप लोग जब ऑफिसर बन जाएंगे तो आपका टोटल इनकम ही लाभ हुआ, कुछ तो देना नहीं है, तो इसलिए आप उतने पर ही आपको टैक्स लगता है। जो लोग नौकरी पेशा हम देखते होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो जिनका बिजनेस है, दुकान है, कोचिंग है, और भी जो भी चीज़ है, तो उसको तो पहले पूंजी लगाना है, पूंजी लगाने के बाद जो आएगा और उसमें लगाया हुआ भाग में और आया हुआ भाग में जो अंतर होगा वही ना लाभ को जन्म देगा। अब जितना लाभ होगा उस पर टैक्स देना है, बताएं समझ में। जैसे कंपनी सब है तो कंपनी तो पहले पूंजी लगाता है ना, तब ना उसको आएगा, और तब जो उस आने और लगाने में जो अंतर हुआ वही लाभ का या हानि का कारण बनता है। तो अब जो लाभ होगा उस पर वो टैक्स देगा। नहीं तो ऐसा सोचिए कि दुकानदार यदि भर दिन में 5 लाख का बेचता है सामान, तब 5 लाख लाभ हो जाएगा, तब तो मालो माल हो जाएगा, है ना। वो सामान पहले खरीद करके दुकान में लाता है ना,
उसमें जो मार्जिन होता है 10%, 20%, 30%, जिसमें जितना मार्जिन होता होगा, कोई कोई में 50%, दवाई उवाई ये सब जो देखना बहुत सारा खेल होता है जिसमें। तो अब जो लाभ होगा उस लाभ पर वो टैक्स देगा, जितना परसेंट, जितना बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट। इनकम टैक्स का स्लैब के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सब सारा चीज जिस तरह का होगा उस तरह से उसको सेट करना पड़ता है। जितना परसेंट बोलेगा तो टोटल जो लाभ हो गया, चाहे 20,000 हुआ कि 2 करोड़ हुआ कि 50 करोड़ हुआ, तो 100% हो गया। और 100% में से जितना अब तय है उतना टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं ना, जो टैक्स छुपाने के लिए ना काला धन का जन्म होता है, कि हम सरकार को क्यों दें, पता है ना, समझ में। तो लेकिन एक दिन फिर जो धीरे धीरे, इसलिए 2 रुपया कम कमाइए, सरकार को दिए तो कम से कम टेंशन तो फ्री है। लेकिन लोग सोचता है कि पूरा माल मारने के चक्कर में एक दिन सरदर्द हो जाता है। तो इसीलिए टैक्स भी बहुत जरूरी प्रक्रिया है, जिससे आप टेंशन फ्री रहते हैं। और नहीं तो फिर, बस समझ गए। तो 100% हुआ, 100% 2 भाग में बट गया, टैक्स जितना दे दिए, और उसके बाद जो बचा वो मेरा शुद्ध लाभ हुआ, वो मेरा व्हाइट मनी जिसको कहते हैं वो हो गया। ठीक है। फिर अगला साल बिजनेस होता है, फिर वही खेल चलता है, फिर वही चलता है इस तरह से। तो बात समझ में आ गया। जितना भी होगा वो 100% होगा, उसमें से आप कितना भाग टैक्स देते हैं। यदि 30% देते हैं तो 70% लाभ होगा, 20% देते हैं तो 80% लाभ होगा, 18% देते हैं तो 82% लाभ होगा। इस तरह से दिमाग को खोलना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर हम लोग को दोनों को यहाँ पर क्लियर कर लेना है कि देखिए, प्रतिशत में 100 पर खेल होता है, ठीक है। और एक सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, इस पर मिनिमम 1000 पर खेल होता है। 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 मिलियन भी हो सकता है। कहेगा पीटी में भी एक क्वेश्चन था ना, कुछ याद हो तो पिछले बार। तो कुछ नहीं बोलेगा तो मिनिमम क्या होगा, 1,000 पर खेल होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में वो 10,000 भी बोल सकता है, यानी 10,000 प्रति व्यक्ति पर क्या हुआ, 1 लाख प्रति व्यक्ति पर क्या हुआ। तो लिंगानुपात जो देता है मिनिमम, प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब 10,000 दे दिया तो इसका अर्थ हो गया प्रत्येक 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1 मिलियन दे दिया, 10 मिलियन दे दिया, तो वो कहेगा अलग से क्वेश्चन में, और नहीं कुछ बोलेगा तो 1000 पर हुआ। लेकिन परसेंटेज में बोले और नहीं बोले, दोनों का खेल जो होता है इसमें 100% पर ही होता है। ये दोनों में अंतर है। इस पर जो क्वेश्चन आपको एक बार 63वीं में आया है, एक बार 64वीं में आया है, उसके बाद अभी नहीं आया है कभी। प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 63वीं और 64वीं में आया है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, लिंगानुपात बराबर क्या हुआ, महिलाओं की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या, और गुने क्या हो गया, बताया समझ में। महिलाओं की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुने 1,000। अब अलग से कहेगा तो जिक्र कर दिए कि आप 10,000 पर हैं, 10,000 पे गुना करेंगे, 20,000 पर हैं, 20,000 नहीं होगा, 10,000 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, 1 मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा, इस तरह से होगा। ठीक है। ये एक प्रकार से डेमोग्राफी का शब्द है, जनसंख्या, बच्चों की संख्या, ये सब निकालने में जो है सो इसका
काम होता है कि हम कितना प्रचार हैं प्रति 10,000 प्रचार। जैसे देखते हैं ना, बहुत बहुत चीज़ में होता है कि कितना का हम पैकेट बना रहे हैं। ठीक है। अब इस पर एक उदाहरण, एक शहर में वर्ष 2011 में पुरुषों की संख्या 25 लाख तथा महिलाओं की संख्या 24 लाख, तो वर्ष 11 में शहर का लिंगानुपात क्या है? अब शहर दे दे, देश दे दे, राज्य दे दे, शब्द बदलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। का लिंगानुपात क्या है? गांव दे, जिला दे, बात समझ गए ना? शब्द बदलेगा लेकिन सोच वही रहेगा। तो वर्ष 2011 में शहर में पुरुषों की संख्या क्या? शहर में महिलाओं की संख्या 24 लाख, इसलिए अभीष्ट लिंगानुपात बराबर क्या हो गया? 24 लाख बट्टे 25 लाख गुने 1,000। 40 बार में 24 गुने 40, या कल ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, कैलकुलेटर से भाग कर 24,000 भागा 25, एक बार कैलकुलेटर ले लेना है। 900, अर्थात प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 960 है। प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 960 है, लिख देना। महिला का संख्या ज़्यादा रहेगा, जैसे केरल तरफ है, इस सब में देखते हैं ना, तो 1,000 से ऊपर चला जाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि उलट देंगे, 25,000 और 24,000 रहता तो 1,000 से ज़्यादा आता। और समझ गए इस तरह से? तो इसका अर्थ हुआ कि उस क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, महिला कम है। इसलिए यहाँ पर जोड़कर इसको बताएं कि दोनों का मुद्दा क्लियर हो जाए कि परसेंटेज हमेशा 100 पर होता है और
इसमें 1000 मिनिमम हुआ। क्वेश्चन में कहेगा, पीटी में देखे होंगे कि कल, हाँ, कल वाला नहीं होगा तो लेते आइएगा, देखेंगे हम क्वेश्चन मार्क को खींच के, तो उससे उसमें देखिएगा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फिर आदमी उलझा गया कि ये क्या हो गया। मिनिमम है इसमें। अब वो क्वेश्चन में कहेगा कि हमको, जैसे हर स्टेट में देखते हैं ना, जो 500 बच्चा पर एक टीचर, कोई स्टेट में होगा 600 बच्चा पर एक टीचर। तो सबका एक अपना अपना स्टैंडर्ड होता है ना, कि हम कितना पर कितना करेंगे। क्या, तो बात समझ में आ गया ये। अब अब आते हैं मेन मुद्दा, हम लोग का था प्रतिशत, यही ना, प्रतिशत पर ही अभी हम लोग चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रतिशत कैसे बनता है, देखिए आप फिर से ध्यान दीजिए, और पीछे चल रहे हैं। यानी अंक को प्रतिशत में बदलना। कोई अंक यानी फिगर प्रतिशत में कैसे बदलता है। जैसे सपोज दैट कि कोई 0.05, ये क्या है, ये फिगर अंक है, 5 अंक है, 15 अंक है। तो अब परसेंटेज में जो बदलेंगे, तो 0.05 गुने 100/100, क्योंकि परसेंटेज में जो बदलेंगे, x प्रतिशत हुआ, तो देखिए x बट्टे जैसे नीचे 100 आएगा तब यह प्रतिशत में चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है, हर होता है, नुमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होता है। तो जब हर 100 आ जाएगा तो ऊपर वाला जो रहेगा वह प्रतिशत में चला जाता है, प्रतिशत में। जैसे ही नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर वाला जो भी रहेगा परसेंटेज में चला जाएगा। जैसे देखिए कि अब 5/100 हुआ ना, अब नीचे यहाँ पर 100 आ गया, तो ऊपर वाला जो है सो अब ये 5% हो गया। ऐसे जब तक नीचे 100 नहीं आएगा तब तक प्रतिशत नहीं होगा। जैसे ये 5 है, तो 5 गुने नीचे 100 लाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा, तो ऊपर में क्या हो गया, अब इसको बोलेंगे 500%। अब 15 है, तो अब देखिए 1500/100, यानी 1500, बड़ा अंक रहेगा तो उतना बड़ा परसेंटेज होते जाएगा, छोटा अंक रहेगा तो छोटा परसेंटेज आएगा। आया बात समझ में। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो, हर 100 अंश को प्रतिशत में कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे ही आएगा वो चला जाएगा। ठीक है। क्या,
अब देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, दो क्रिया। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तब भिन्न क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 4/5 भिन्न हुआ, 3/2 भिन्न हुआ, 1/2 भिन्न हुआ, ठीक है। आपको 1/5 भिन्न हुआ, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे। 4/5 गुने 100, यानी 20 बार में 20 को 80%। 3/2 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150% में चला जाएगा। 1/2 है, 1/2 गुने 100 50% हो जाएगा। 1/5 है, 20% हो जाएगा। इसमें उल्टा ध्यान दीजिए पहले। तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए 10% है, तो अब जैसे हटाएंगे परसेंट तो नीचे में 100, हटाएंगे तो 100। अब तब जा करके 10/100 कट जाएगा 100 से, 1/10। अब 20% है, तो 20/100 डायरेक्ट कर सकते हैं 1/5। 25% है, 25/100 4 बार में। 50% है, 50/100 1/150% है, 150/100, 50 तिया 50 दूना। इस तरह से धुन चलते रहेगा, इस तरह से धुन चलते रहेगा। तो भिन्न को कभी भी हम लोग परसेंटेज में बदल सकते हैं, कभी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब इसमें देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है। कुल खर्च प्रतिशत हमेशा क्या होता है? कुल खर्च प्रतिशत का जब भी बात होगा तो प्रत्येक पहले जब हम बोले तो समझिए, फिर आराम से लिखिए, हड़बड़ाना नहीं। प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। जैसे 2 है, 50 है, 5,000 है, 2 लाख है, 5 करोड़ है, कोई भी मान है, सब अपने आप में 100%। दूसरा, प्रत्येक गांव की जनसंख्या, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जिला, प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक कंपनी, जितना है सब 100%।
है ना, कितनों रहेगा। अभी हम लोग क्लास शुरू किए, चाहे जितने आदमी हैं 100% है। कल उसमें बढ़ेंगे तो ये 100% रहेगा, परसों और बढ़ेंगे तो 100% रहेगा। आया बात समझ में। इसीलिए प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है, कुल खर्च प्रतिशत क्या होता है, 100% होता है। अब एक गुना मतलब हाउ मेनी टाइम्स गुना। गुना बराबर हमेशा बड़ा मान बटे छोटा मान। जैसे ए बराबर 2 यूनिट कुछ है, बी बराबर 18 यूनिट, तो ए की तुलना में बी कितनी गुनी है, कितनी गुनी है, ए की तुलना में बी कितनी गुनी है। तो इसीलिए हल जब करेंगे तो ए बराबर 2 यूनिट, बी बराबर 18 यूनिट, इसीलिए गुना बराबर बड़ा मान बटे, अतः ए की तुलना में बी 9 गुनी है, ए की तुलना में बी 9 गुनी है। है बात समझ में। 67वीं में देखिएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा था, गुना गुना। तो कंपेरिजन जब भी करते हैं तो कभी कभी आप उल्टा ही बोलेगा तो दशमलव में आ जाएगा। पता है समझ में, अब उल्टा बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा। बस समझ गए। इसलिए गुना का अर्थ होता है कंपेरिजन छोटा से बड़ा का, अब उल्टे बोलेगा तो दशमलव में आएगा। समझ गए। तो अमेरिका की तुलना में भारत की जीडीपी कितनी गुनी है, भारत की तुलना में अमेरिका की जीडीपी कितनी गुनी है। तो शब्द का ही खेल है। तो ये चीज हुआ। तो लिखिए उसको, समझ लेना है फिर लिखना है। 10 दिन बेस में लगता है, 10-12 दिन, उसके बाद फिर तो आप खुद करने लगे, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है। अब देखिए,
ठीक है। अब इस पर छोटा छोटा दो तीन को सवाल पूछता है जो कई बार पूछा है, उसको हम लोग देखते हैं। उदाहरण, एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है, करता है, तो पहला भोजन का भिन्नात्मक भाग क्या है। दूसरा, भोजन की तुलना में कुल खर्च कितनी गुनी है, गुनी है। तीसरा, शेष भागों का भिन्नात्मक भाग क्या है। शेष भागों का भिन्नात्मक भाग क्या है। ठीक है, शेष भागों का भिन्नात्मक भाग। अब पहले ध्यान दीजिए आप। पहला, भोजन प्रतिशत, खर्च प्रतिशत 20, कुल खर्च प्रतिशत 100, ऑटोमेटिक। इसलिए भोजन का भिन्नात्मक भाग 20/1, यानी जितना होगा उसका 1/5वां भाग उस पर भोजन पर चला जाता है। दूसरा, भोजन पर खर्च प्रतिशत 20, कुल खर्च प्रतिशत 100, इसलिए गुना बराबर बड़ा मान बटे, अतः भोजन की तुलना में कुल खर्च 5 गुनी है या गुनी थी, आगे का वर्ष का रहेगा तो। तीसरा में देखिए, शेष जब भी निकालेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन इसके अंदर ही रहेगा, यानी इतना पहले लिखना ही पड़ेगा। भोजन पर कितना हुआ, कुल कितना हुआ, भोजन का भिन्नात्मक भाग, भिन्नात्मक भाग जो हो गया 1/5, पूरा डिटेल से लिखेंगे तब जाके शेष निकलेगा। शेष भाग बराबर 1 - 1/5, तब 5 - 1/5, 4/5, तब निकलेगा। मतलब पूछेगा यदि शेष प्रतिशत, तो 100 में से 20 घटाएंगे। एक शेष प्रतिशत होता है और एक शेष भाग होता है। तो जब भी शेष भाग करेंगे तो 1 में से घटाएंगे।
ठीक है। अब देखिए उसी पर सेम क्वेश्चन एक बना लीजिए। अब डाटा इसमें चेंज होगा इस टाइप में। एक देश रक्षा पर 35% खर्च करता है, तो पहला, कुल, ऐसे भी बोल सकता है, कुल खर्च की तुलना में रक्षा पर खर्च का भिन्नात्मक भाग क्या है? भिन्नात्मक भाग क्या है? दूसरा, रक्षा पर खर्च की तुलना में कुल खर्च कितनी गुनी है? गुनी थी है जो। तीसरा हो गया, शेष भागों का भिन्नात्मक भाग क्या है? सेम हो जाएगा, जहाँ जहाँ 20 है वहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है।